अच्छा, इस टॉपिक पे ना सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ आती है दैट वी वांट टू डिस्कस इज़ अबाउट गैस लॉज। कुछ गैस लॉज हैं जो कि हमने ओ लेवल्स में भी देखे थे, वही वाले दोबारा गैस लॉज ना हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले उनको देखते हैं, उनके बारे में जो भी थ्योरी वगैरह वो पढ़ते हैं, एंड देन हम फिर यहाँ पे जो मुश्किल चीज़ें उन पे जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं गैस लॉज, और जितने भी जो गैस लॉज हैं वो हमने अभी करने हैं। तो लेट्स सी दीज। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आता है ना, वो हमारे पास आ जाता है बॉयल्स लॉ का। तो एट फर्स्ट वी हैव बॉयल्स लॉ, और ये वाला लॉ हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है कि जो हमारे पास प्रेशर होता है ना, प्रेशर हमारे पास होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और कब तक ये चीज़ हमारे पास रहती है? एज लॉन्ग एज जो हमारा टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो। तो ये चीज़ हमारा ये वाला फॉर्मूला कहता है। वो कहता है बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि एज लॉन्ग एज जो प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एज लॉन्ग एज हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या? कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हम लिख लेते हैं कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्स रिलेशन यहाँ पे नीचे बना हुआ है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है, और ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। बाकी इसको हम यहाँ पे 1 को k से रिप्लेस कर दें तो एक ही बात होगी। और फार्मूला हमारे पास इसका क्या था? फार्मूला था हमारे पास P1V1 इक्वल्स टू P2V2। तो ये हमारे पास ना बॉयल्स लॉ का यहाँ पे फार्मूला था, और इसका जो ग्राफ था वो हमारे पास किस तरह बनता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे इसका ग्राफ है, और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है P, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम। और इसका ग्राफ हमारे पास बनेगा किस तरह? ये कुछ हमारे पास बन जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो हमेशा ऐसे करके बनेगा। या तो आप ऐसे करके ग्राफ बना सकते हो इसका, और इसको एग्जामिनर आपको अक्सर दूसरी वैल्यू से भी डिनोट करके बता देता होता है। वो अक्सर क्या करता है कि यहाँ पे वो P लिखेगा, और यहाँ पे वो आपको क्या कह देगा? यहाँ पे वो कह देगा 1/v। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/v, और इस ग्राफ को वो चेंज करके क्या कर देगा? और इस ग्राफ को चेंज करके बना देगा हमारे पास स्ट्रेट कर देगा, बिकॉज अब हमने 1/v ऑलरेडी कर दिया। तो अगर 1/v आपके पास आ रहा है तो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास हो जाएगी। अगर आपके पास इस वाले फॉर्मूला में अगर हम देखें तो यहाँ पे v था हमारे पास। ठीक है, तो अगर v के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन बनता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे v की जगह 1/v डायरेक्ट लिख दो तो आपके पास इन्वर्स की जगह डायरेक्ट ही बन जाएगा, बिकॉज तब आपके पास ये होगा P1 1/v1 इक्वल्स टू P2 1/v2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस साइड पे लेकर जाओ, क्या हो जाएगा? इसको यहाँ उस साइड पे लेकर जाओगे तो ये v1 आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बन जाएगा। तो इस वजह से जब 1/v आ रहा था ना, तो आपके पास ये इस तरह का कांस्टेंट ग्राफ ऐसे बन जाता है। तो एक ये चीज़ होगी हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ ये आती है कि आपके पास, आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास हो जाएगा P इक्वल्स टू k/v, और इसको आप कह सकते हो कि जो आपके पास PV है वो है इक्वल्स टू k।
तो दिस इज़ व्हाट यू कैन से एज वेल। और ये आपके पास फिर क्या बन जाएगी, पी वी एक कांस्टेंट लाइन बन जाएगी। तो ये आपके पास ना छोटा सा यहाँ पे वो गैस लॉ था। इसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे चार्ज लॉ आ जाता है। चार्ज लॉ हमें क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ गैस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जो कि हमारे पास होता है टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हमारे पास होता है टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। तो एक हमारे पास लॉ ये आ जाता है। बॉयल्स लॉ हमने कर लिया, अब चार्ज लॉ हमने कर लिया। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आप कह लो वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional to its thermodynamic temperature. To its thermodynamic टेम्परेचर, ठीक है। तो वो जो भी इसका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आ रहा है ना, उसके क्या है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक ये चीज़ होगी हमारे पास। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है, अब इसको हम देख लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हमारे पास क्या था, रेफर्स टू दी टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। तो ये आपके पास बेसिकली होता है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है। और इसका क्या मतलब, अगर हम यहाँ पे फार्मूला डिनोट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इसको हम यहाँ पे इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ये वाला साइन हम कैंसिल आउट करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा के, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टी। ये चीज़ हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं और V/T इक्वल्स टू के। तो इस तरह करके भी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला इसमें आता है वो भी हम देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास किस तरह का बनता है यहाँ पे। तो फार्मूला हमारे पास होता है इक्वल्स टू V1/T1 equals to V2/T2. तो दिस इज़ द फार्मूला दैट वी यूज़ फॉर द चार्ज लॉ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। और इसका अगर इसी तरह हम यहाँ पे ग्राफ देख लें तो ग्राफ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, तो इसका अगर हम ग्राफ देखें ना, तो ग्राफ हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिकॉज यहाँ पे जो v है उसका इस तरह का रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। तो इस तरह का ना हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। बाकी इसको हम किसी और तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास लेट्स सपोज हमने कन्वर्जन करनी हो सेल्सियस को लेट्स सपोज केल्विन में कन्वर्ट करना हो, या हमने इस तरह की कोई चीज़ करनी हो, तो फिर हम थोड़ी बहुत कन्वर्जन देखते हैं, जो कि हमने ओ लेवल्स में भी मेरे ख्याल में देखी थी, और वो हम देखते हैं। बाकी ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ आपके पास डिफरेंट तरीके से भी बन सकता है। आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे भी हो सकता है कि लेट्स सपोज आपके पास ना नेगेटिव में जा रहा है ग्राफ, तो ये आपकी एक्सिस है। चलो, लेकिन खैर आपका जो ग्राफ होता है ना वो इस तरह करके बन सकता है कि लेट्स सपोज यहाँ से टेम्परेचर आ रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ना,
ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट हो जाएगा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ज़ीरो टेम्परेचर मतलब ज़ीरो कैल्विन्स वाला ना, ओके बन गया। ये होगा ज़ीरो कैल्विन्स वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपके पास ज़ीरो कैल्विन्स वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके भी आप अपने ग्राफ्स को यहाँ पे बना सकते हो। अच्छा, ये चीज़ हमने कर ली। अब अगर आपके पास कन्वर्जन आ जाए तो कन्वर्जन्स हम किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं। बताओ ईमान। अच्छा, इस वाले ग्राफ में हमने पता क्या किया, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का हमारे पास रिलेशन आता था ना, डायरेक्ट रिलेशन आता था, सेम उसी तरह हमारे पास ये वाला ग्राफ बना है, डायरेक्ट रिलेशन ही है। बस इसके अंदर फ़र्क क्या हो रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ना पीछे को आ रहा है। तो आप इसमें यहाँ पे कंसिडर कर लो, लेट्स सपोज़ ये ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसका टेम्परेचर जो है वो बहुत माइनस में भी जा रहा है, या उसका जो ज़ीरो टेम्परेचर है वो माइनस में जा रहा है। आप लेट्स सपोज़ किसी और कंट्री में जाते हैं, अंटार्कटिका वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे जो ज़ीरो टेम्परेचर होगा या जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपका जो ज़ीरो टेम्परेचर है वो इस साइड पर हो, तो ये आपके पास यहाँ पे जो टेम्परेचर हो सकते हैं ना वो आपके पास नेगेटिव में भी जा सकते हैं। अगर आपके पास जो ज़ीरो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में जा रहा है तो अक्सर नेगेटिव में ही हो सकता है, अगर मतलब वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर नेगेटिव में हो, तो ये डिनोट कर रहा है। तो ये चीज़ समझ आई, ओके, ये चीज़ होगी। अब अगर आपने कन्वर्जन्स यहाँ पे करनी हो तो वो किस तरह करते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि कन्वर्ट दी सेल्सियस टू केल्विन्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 27C। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मेथड होता है, हम यहाँ पे कहते हैं 27 + 273 = 300 केल्विन। और जो फार्मूला हमारे पास होता है, फार्मूला हमारे पास ये होता है कि जो सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है उसके अंदर 273 ऐड करो एंड देन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे केल्विन्स। तो दिस इज़ द फार्मूला। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्केल। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है थर्मोडायनेमिक स्केल की। थर्मोडायनेमिक स्केल जो होता है हमारे पास केल्विन स्केल होता है, कोई भी इसका अपर फिक्स पॉइंट नहीं होता, और जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है इसका वो कॉरस्पॉन्ड करता है टू एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, और ये थ्योरेटिकल स्केल होता है आपके पास, और इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बस थर्मोडायनेमिक स्केल के बारे में यही कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है कि जो टेम्परेचर है ना वो केल्विन में हमारे पास होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लिख भी लो एक दफ़ा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्केल। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। सबसे नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो ये है कि इट्स अ केल्विन स्केल, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि नो अपर फिक्स्ड पॉइंट, और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट corresponds to एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, जो कि आपके पास होता है 0 केल्विन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इसकी। अब हमारे पास यहाँ पे तीसरी एक चीज़ आ जाती है, तीसरा एक लॉ आ जाता है, वो हमारे पास होता है प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास आता है कि प्रेशर ऑफ जो गैस होता है ना हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेशर
of a gas is directly proportional to its thermodynamic temperature. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि हमारे पास जो प्रेशर ऑफ अ गैस है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो P है वो हमारे पास आ जाएगा PKT, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि जो K है इट्स इक्वल्स टू P/T। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई कैन से। और यहाँ पे इसका जो फार्मूला है बल्कि तो वही वाला हमारे पास फार्मूला बन जाता है जो हमने ऊपर भी पढ़ा ना यहाँ पे, बल्कि वॉल्यूम वाला था। चार्ज लॉ हमारे पास वॉल्यूम दे रहा था और ये हमारे पास दे रहा है प्रेशर दे रहा है। और इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास होता है फार्मूला इक्वल्स टू P1 T1 इक्वल्स टू P2 एंड देन T2। ठीक है, तो दिस इज़ आवर फार्मूला। और इसका अगर हम यहाँ पे ग्राफ देख लें तो ग्राफ हमारे पास किस तरह बन जाता है, डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो डायरेक्ट रिलेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है एक और यूनिवर्सल गैस लॉ हमारे पास आता है, या आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास आती है, उसको भी हम देख लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन या यूनिवर्सल गैस लॉ, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2/T2। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। और इसमें ना अब ये वाला जो है ना, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है पूरे इस चैप्टर के अंदर। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्टार कर रहा हूँ। और इसमें आप इसको इस तरह करके भी लिख सकते हो, आप इसको यहाँ पे लिख दो। एक और जो इसका फार्मूला आता है इसी के साथ ही इसमें आप लिख दो, जो आपके पास PV होता है ना, वो आपके पास इक्वल्स टू हो जाता है NRT के। बल्कि इसको ना इग्नोर करो, इसको ये वाला इससे डिराइव, ये जो ऊपर वाली मैंने चीज़ लिखी है ना, इससे ये वाला फार्मूला डिराइव हो रहा है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका हर मतलब क्वेश्चन में मोस्टली यूज़ हो रहा है आइडियल गैसेस का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, तो इसको याद करना आपने पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें इसके अंदर से रिप्रेजेंट हो रही हैं, क्या है इन सब का मतलब और सब कुछ। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो N है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स, और जो आपका यहाँ पर R है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और जो आपका ये वाला R है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 8.31 एंड देन जाउल्स पर किलो पर मोल। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके SI यूनिट्स हमने यहाँ पे लिख दिए कि इसके जो आपके पास SI यूनिट्स ये होते हैं और इसका जो आपके पास वैल्यू है वो आपकी ये होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास सेम ही यहाँ पे चीज़ है। ठीक है, तो दीज आर दी सेम थिंग। और इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, एक मिनट,
अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि आपके पास ना इसकी बस वही आती है, डेरिवेशन आ जाती है इसके ऐसे यूनिट्स की। अगर आपने वो निकालनी है तो देख लो वो क्या होती है। आपके पास होता है यहाँ पे पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और इसको हम देखें तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है प्रेशर है ना, प्रेशर को आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे फोर्स ओवर एरिया से, एंड देन जो आपके पास वॉल्यूम है उसको आप रिप्लेस कर दो एरिया इनटू हाइट से, एंड देन एन आपके पास एज इट इज़ आएगा, एंड देन आपके पास आर भी एज इट इज़ आएगा, कांस्टेंट है, और जो टी है टी भी आपके पास चलो वैसे ही आ जाएगा। अभी इसको वैसे ही लिखते हैं, हम देखते हैं। एफ़ जो होता है एरिया, एरिया तो वैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, इनको पहले कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट करो। जो आपके पास एफ़ है, एफ़ हो जाता है एम ए, ठीक है। तो यहाँ अगर फोर्स इंटू हाइट अगर आप कर लो तो फोर्स इंटू हाइट आपको क्या देगा, फोर्स इंटू हाइट इज़ वर्क डन। ये एन है, ये आर है, ये टी है, तो ये आपके पास हो जाएगा वर्क डन, और ये है एन, और ये है आर, और ये है टी। अब इसको थोड़ा सा और करना है यहाँ पे सॉल्व, तो ये आपके पास हो जाएगा जाउल्स, ये हो जाएगा एन आपके पास हो जाएगा मोल, बिकॉज ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आर जो है आपके पास हो जाएगा, आर की आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आर को ऐसे ही रहने दो, और जो टी है वो आपके पास क्या हो जाएगा, केल्विन्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको आर को सब्जेक्ट बनाओ, तो अब आपके पास जो आर यहाँ पर आ रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इट शुड बिकम जाउल्स पर मोल एंड देन के, ठीक है। तो ये इसका आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह मैंने ऊपर भी डेरिवेशन की है इसके ऐसे यूनिट्स की, तो ये बस पता होनी चाहिए कि किस तरह हाउ डिड वी गेट दीज ऐसे यूनिट्स। बाकी जो मेन फार्मूला आपका वो तो खैर यही है। तो यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो, एनी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम एट ऑल? अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास आ जाती हैं यहाँ पे आइडियल गैसेस आ जाती हैं, उनको देख लेते हैं फाइनली। अब अच्छा, अब आइडियल गैसेस होती क्या हैं? एनी गैस which follows the relationship PV equals to nRT for all values of pressure, volume and temperature is considered to be ideal in nature. ठीक है। तो जो ऐसी गैसेस होती हैं हमारे पास वो क्या होती हैं, दे आर ऑलवेज आइडियल इन नेचर। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाती है, तो इसको भी देखते हैं। Kinetic theory of gases।
तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमारे पास क्या होती है? इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ बेसिक एटमॉस्फेरिक assumptions in relation with the properties, movement and behavior of ideal gas molecules. तो कुछ assumptions होती हैं हमारे पास जो कि हमने क्या करना होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से और बिहेवियर के हिसाब से कंसिडर करनी होती है. तो ये देखते हैं हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास होती है रेफर्स टू दी बेसिक set of assumptions in relation with the properties movement and the behavior of the ideal gas molecules. ठीक है, और ये हमारे पास जो assumptions होती हैं वो हम देख लेते हैं क्या होती हैं. अच्छा, सबसे पहली assumption हमारे पास क्या होती है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स आर देयर इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन. gas molecules are in continuous random motion एक मिनट में आप अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि आपके पास ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती आइडियल गैसेस के दरमियान. देयर इज नो intermolecular forces of attraction between the ideal gas molecules. तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. और हमारे पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या आता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस negligible
एज कम्पेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्यों हमने एज्यूम करना होता है, क्वेश्चंस में आगे जाके ना इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अभी बस इन सब इन्फॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व कर लो, प्रॉबेबली हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे कि इनको हमने अप्लाई किस तरह करना है। और चौथा हमारे पास ये होता है कि जो गैस हमारे पास होता है ना, मॉलिक्यूल्स, दे फॉर्म परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। रिमेंबर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स क्या होती थी, एएस लेवल में हमने पढ़ा था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होती हैं दे परफॉर्म perfect elastic collisions with the walls of the container। तो वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ क्या करती हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स परफॉर्म करती हैं। और ये हमारे पास बस इसके अंदर ना यहाँ पे कुछ बेसिक जो गैसेस हैं ना, गैसेस की थ्योरीज हमारे पास ये होती हैं। इसके अलावा हम एक यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सिंपल सा। आपके पास लेट्स सपोज एक ट्यूब है, आप कह लो कि ना ये आपके पास एक कंटेनर है, एंड दिस कंटेनर इज कनेक्टेड टू सम अदर कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास वॉल्यूम आ रहा है गैस का, वो आ रहा है 2600 सेंटीमीटर क्यूब्स। और यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है आपका, वो आ रहा है 3.5 इंटू 10⁵ पास्कल्स। और यहाँ पे जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 300 केल्विन आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये कहता है कि द टैप इज़ ओपन, टैप यहाँ पे आपका होगा कोई, tap is opened and transfer of gas and the transfer of gas occurs until the final pressure of the system becomes 3.9 into 10⁵ pascals। Calculate the final temperature of the system। तो जो फाइनल टेम्परेचर आ रहा है वो हमने ना कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर देखते हैं हमारा कितना बन रहा है। वो कह रहे प्रेशर ऑफ द सिस्टम हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होकर 3.9 बन रहा है। ओके, तो इसमें हम जो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, फार्मूला दैट वी आर गोना अप्लाई इज़ P इक्वल्स टू PV। PV इक्वल्स टू NRT। प्रेशर हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, पहले हमारे पास आ रहा है, आप कह लो कि 3.9 आ रहा है सबसे पहले आपका प्रेशर। और फिर आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है क्या कहते हैं जो भी आपके पास प्रेशर आ रहा है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो उसका हमने देखना है, एक मिनट बस। इसको ना यहाँ पे टैप को के साथ वाले पार्ट पे भी हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं। यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि लेट्स सपोज़ यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है ना, वो आ रहा है 1600
सेंटीमीटर क्यूब समथिंग आ रहा है। और यहाँ पे जो आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, लेट्स सपोज हमारे पास 4.6 इंटू 10⁵ पास्कल्स। और इसके बाद हमारे पास n की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.2 आ रही है। तो लेट्स सी हम यहाँ पे ना किस तरह अपनी जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया था कि हमारे पास जो प्रेशर था इनिशियली वो 4.6 है, और वो इवेंचुअली क्या बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है 3.9 बन रहा है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम पता क्या करते हैं, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ना, इस पार्ट से हम जो भी n की वैल्यू आ रही है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ क्या क्वेश्चन है? इसमें ना हमारे पास पता है क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है प्रेशर इक्वल्स टू 3.5 लिखा है मैंने यहाँ पे। अच्छा, इसमें पता है क्या हो रहा है, इसमें ना हमारे पास एक टैप है और टैप को आप ओपन कर रहे हो। तो जैसे ही आप टैप को यहाँ पे ओपन करते हो ना, तो जो फाइनल प्रेशर होता है ना हमारे पास सिस्टम का, वो 3.9 बन जाता है, जो कि टोटल आपका सिस्टम का प्रेशर हो जाता है। 3 प्रेशर इसलिए है, सबसे पहले आपके पास इनिशियल प्रेशर होगा, जो रेड वाला बॉक्स मैंने बनाया उसके अंदर 3.5 है इनिशियल, और जो ऑरेंज वाला बॉक्स है उसके अंदर 4.6 है प्रेशर इनिशियल। जब मैं टैप ओपन करूँगा प्रेशर मिक्स कर देंगे, तो जब वो मिक्स करेंगे तो फाइनल प्रेशर हमारे पास 3.9 हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने 3 प्रेशर लिए, बिकॉज 3 सिनेरियोज बने हैं। अभी खाली 2 बॉक्सेस हैं, टैप हटाऊँगा खाली एक कंटेनर बन जाएगा, प्रेशर के अंदर डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप हमने यहाँ पे करना है ना, उसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे इस पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इस पार्ट के लिए अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 3.5 इंटू 10⁵, एंड देन हमारे पास आएगा v कितना है 2600 है, और इसको हमने 10 सेंटीमीटर्स में तो कन्वर्ट भी करना है, इंटू 10⁶ हो जाएगा इक्वल्स टू n, एंड देन r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r की वैल्यू हमारे पास होती है 8.31, तो 8.31 हो जाएगी, एंड देन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 300। तो अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, तो लेट्स सी इसको किस तरह करते हैं। 3.5 इंटू 10⁵ इंटू 2600 इंटू 10⁶ ओवर 8.31 ओवर 300, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.365। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.365। और अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारे पास जो n की वैल्यू आ गई है ना, n की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर सारे सिस्टम के लिए हमने क्या करना है, हमने सारे सिस्टम के लिए जो अननोन टेम्परेचर है ना वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम दोबारा से यही वाला फार्मूला लगाते हैं, PV इक्वल्स टू nRT, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर बन रहा है वो हमारे पास पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना बन जाएगा 3.9 इंटू 10⁵, और जो वॉल्यूम है हमारे पास वो कितना बन जाएगा 2600 प्लस 1400 इंटू 10⁻, आप कह लो -6 हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। एंड देन इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर आएगा टोटल n आएगा 0.365 n हमारे पास रेड वाले कंटेनर था, और इस कंटेनर का जो n है वो 0.2 था, ऑलरेडी गिवन है। और टेम्परेचर हमने कैलकुलेट करना है, T को यहाँ पे कैपिटल बनाओ, तो T को अगर हम कैपिटल बनाएंगे तो हमारे पास आ जानी चाहिए 3.9 10⁵ इंटू 348 हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पे 8.31 भी आना था, इसको मैंने कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया था ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा 3.48 इंटू 87, और इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ 350 K करके, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा वो ये आ जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर। और ये हमने किया किस तरह है, फॉर दी होल सिस्टम, और ये हमने किस लिए किया, फॉर रेड कंटेनर। और रेड कंटेनर के लिए हमने किया इसलिए था ताकि हमारे पास रेड कंटेनर की n की वैल्यू हमें पता लग जाए, बिकॉज इसकी n की वैल्यू हमें नहीं पता थी, ठीक है। इट्स n वाज अननोन, तो इसका n हमने फाइंड किया, इसका n आ गया, तो टोटल n के साथ हमने वो किया प्लस किया, तो हमारे पास सब कुछ जो था फाइनलाइज होके आ गया। अब इसका प्रेशर यूज़ नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन स्टिल लॉजिकल यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, बस यूज़ नहीं हो रहा था।
तो ये हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन था। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम